हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्ष एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को देखा। अगर आपने अभी तक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप दक्ष एजुकेशन का अपना ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जितने भी वीडियोस हैं वो आपको एक ही जगह पे अपना ऐप पे मिल जाए। और इसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितना भी पीडीएफ है वो भी वहां अवेलेबल है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी है दक्ष एजुकेशन के नाम से, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितने भी और भी वीडियोस हैं, और भी कई 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, या और भी जितने रिलेटेड आपसे रिलेटेड है, आप उन्हें भी वहां जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लें, ताकि जितने भी वीडियो का लिंक हो या जितने भी पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज समझने का कोशिश करते हैं कुछ नए टर्म्स को। 11th का एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स क्या कहना चाहता है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग इसको दो टर्म में देखते हैं, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी को और एक फ्लूइड को। तो पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी और दूसरा फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट या मटेरियल एग्जिबिट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा साधा मतलब है कि किसी भी मटेरियल का जैसे मान लेते हैं कि ये एक वायर है। क्या है? एक वायर है। ठीक है, तो इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई किए। क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स लगा के मान लेते हैं कि ये वायर है, और फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये वायर क्या होगा? खींचेगा, इस साइड में खींचेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोलता है कि मटेरियल का वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर निकल के आता है जब इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे फोर्स अप्लाई किए तो इसका एक प्रॉपर्टी निकल के आया ना, ये क्या हो रहा है? इलोंगेशन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इलोंगेशन आ रहा है, जो ये खिंचाव आ रहा है, वो इस प्रॉपर्टी का क्या कहलाएगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक उसी तरह जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कंप्रेस किए क्या होगा? ये दबेगा। तो इस मटेरियल का जो प्रॉपर्टी आ रहा है, वो जब हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस मटेरियल का जो प्रॉपर्टी निकल के आ रहा है, वो प्रॉपर्टी इसका क्या कहलाएगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स में क्या होगा? इलोंगेशन, खिंचाव। ठीक है, कंप्रेशन आ सकता है, या जितने भी हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या टेंसाइल। ठीक है, ये जितने प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी शो कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये सब जो प्रॉपर्टी निकल के आ रही है वो प्रॉपर्टी वो ऑब्जेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी मटेरियल का वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर निकल के तभी आता है जब उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। सिंपल सा। ठीक है, तो अब फ्लूइड्स का क्या मतलब है?
तो फ्लूइड्स का सिंपल मीनिंग होता है टू फ्लो, ठीक है, टू फ्लो, फ्लो करना, ठीक है। तो अब आप ही बता सकते हैं कि हम लोग मैटर के 3 स्टेट पढ़े थे। जनरली हम लोग मैटर का 3 ही स्टेट देखते हैं, इसको रब करते हैं। जनरली मैटर का हम लोग 3 स्टेट देखते हैं, वैसे होता 5 स्टेट है, बट सॉलिड, लिक्विड, गैस या गैसियस, ठीक है। एक होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, और एक और होता है प्लाज्मा, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में किए हुए थे, ठीक है। अभी ये दोनों को हम लोग नहीं पढ़ा, ठीक है। सॉलिड तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ये तो हम लोग का हो गया है, बचा कौन, यही दोनों, ठीक है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब बात हो रही है फ्लो होने का, ठीक है। फ्लूइड का क्या मतलब है, फ्लूइड का मतलब टू फ्लो, टू फ्लो, फ्लूइड का क्या मतलब है, टू फ्लो, ठीक है। तो अब आप खुद बताइए कि ये बोर्ड क्या चीज का है, ये बोर्ड मेरा सॉलिड है, इसका स्टेट तो सॉलिड है, ठीक है। क्या ये बोर्ड खुद ब खुद नीचे आ रहा है, नहीं, ये खुद ब खुद तो नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम एक लिक्विड का ड्रॉप को यहां रख देते हैं, लिक्विड का ड्रॉप को यहां रख देते हैं, तो क्या होगा कि वो ड्रॉप धीरे 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 नीचे की ओर आता जाएगा, ठीक है। तो वो ड्रॉप क्या कर रहा है, ड्रॉप मूव कर रहा है, ड्रॉप फ्लो कर रहा है, ठीक है। एयर है, हम लोग देखते हैं कि एयर क्या होती है, एयर फ्लो होती है, ठीक है। हम लोग नदी वगैरह में देखते हैं कि पानी वगैरह लिक्विड क्या है, वहां फ्लो करती है। तो जनरली 3 स्टेट में से, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से ये जो दोनों स्टेट है, लिक्विड और गैस, ये दोनों क्या करती है, फ्लो करती है। तो इसीलिए ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। ये दोनों को क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। लिक्विड और गैस को क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना है, तो फ्लूइड्स में कौन कौन आएंगे, लिक्विड भी और गैस भी, ठीक है। तो अब फ्लूइड्स का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन योर फ्लूइड आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहना चाहता है, पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है, हम लोग सॉलिड का केस में देखे थे कि सॉलिड का नेचर कैसा होता है, सॉलिड का बिहेवियर कैसा होता है, सॉलिड किस तरह का होता है। तो सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर था, क्रिस्टलाइन इन नेचर था। हम लोग डिटेल में स्टडी किए थे। क्रिस्टलाइन के केस में कैसा हो रहा था कि उसका अरेंजमेंट क्या था, उसका अरेंजमेंट एक रेगुलर ऑर्डर में था, एक रेगुलर पैटर्न में था। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया के जितने भी मैटर हैं, दुनिया में जितने भी मैटर आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे क्या चीज के बने होते हैं, वो सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जितने भी मैटर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो फ्लूइड्स हो या सॉलिड्स हो या कुछ और भी हो, जितने भी मैटर हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे क्या चीज के बने होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। एटम और मॉलिक्यूल से उसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। तो अब किसी मैटर के किसी स्टेट में
किसी भी स्टेट में, वो आपको सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, उसमें एटम का अरेंजमेंट कैसा है। तो हम लोग सॉलिड में पढ़ेंगे कि सॉलिड नेचर में कैसा है, क्रिस्टलाइन है। और सॉलिड के केस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो कैसे अरेंज है, वो रेगुलर पैटर्न पे। जैसे एक एटम यहाँ है तो दूसरा एटम कहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर तीसरा एटम यहाँ होगा, फिर चौथा एटम यहाँ होगा। तो ये जितना डिस्टेंस ये दोनों बीच का एटम में है ना, ठीक उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी होगा, ठीक उतना ही डिस्टेंस ये दूसरा एटम होगा, फिर उतना ही डिस्टेंस ये तीसरा एटम होगा। ठीक इसी तरह जितना डिस्टेंस ये दोनों एटम के बीच का है, जितना डिस्टेंस ये दोनों एटम के बीच का है, ठीक उतना ही डिस्टेंस पे एक और एटम होगा, ठीक उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी एटम होगा। मतलब एक रेगुलर पैटर्न पे जाएगा, एक रेगुलर पैटर्न पे जाएगा, ठीक है। लेकिन रैंडम मैनर का होता है, रैंडम का मतलब होता है कि उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है, वो इरेगुलर होगा। जैसे एक एटम यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो फ्लूइड के केस में, फ्लूइड्स के केस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, रैंडम मैनर है। कैसा है, रैंडम मैनर है। रैंडम मैनर का मतलब होता है कि उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। कैसे एटम्स अरेंज है इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कहाँ है। जबकि सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के केस में फिक्स होता है, सॉलिड के केस में फिक्स है, हर एक का डिस्टेंस सेम है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता है। तो फर्स्ट केस में यही कहना चाहता है कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड के केस में जो उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसा होगा, रैंडम मैनर में अरेंज होगा। रैंडम मैनर का मतलब समझ गए, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि a fluid cannot withstand tangential stress, it begins to flow when a tangential stress is applied। तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड के केस में क्या होता है कि जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना, उसको हम लोग काफी लंबे समय तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर को जरूर देखें, तो ही ये समझ में आएगा। जब तक आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को नहीं पढ़ेंगे, आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। कुछ इस पैटर्न पे था कि हम लोग इधर से क्या कर रहे थे, फोर्स अप्लाई कर रहे थे, और इस पोर्शन को क्या किए थे, इस पोर्शन को फिक्स किए थे। ये हमको अपोज कर रहा था इस साइड में, ठीक है, हम लोग इधर फोर्स लगा रहे थे। तो फ्लूइड के केस में क्या होता है कि टेंजेंशियल फोर्स, जो टेंजेंट की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं, वो ज्यादा देर तक या लॉन्ग पीरियड तक हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो क्या फ्लूइड्स के केस में वो सारे प्रॉपर्टी जो सॉलिड शो करता था वो फ्लूइड कर पाएगा नहीं। देखो इस केस में होता क्या है कि जैसे ही टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं ना, मतलब जैसे ही फोर्स दैट मींस स्ट्रेस, जैसे ही स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, फ्लूइड फ्लो होना चालू हो जाता है। फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। तो फ्लो होना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो टेंजेंशियल स्ट्रेस विथहोल्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। विथहोल्ड मतलब वो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या उसमें हो पाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही फोर्स हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज था। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं कि इट हैज नो डेफिनेट शेप, सो इट हैज नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़े, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिजिड वर्ड जो है, ये रिजिड वर्ड क्या कहता है, रिजिड वर्ड कहता है कि जैसे ये मार्कर लिए,
ये बना क्या चीज का होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। तो एक मान लेते हैं कि एक एटम्स यहाँ है और एक एटम्स यहाँ है, ठीक है, एक एटम्स यहाँ और एक एटम यहाँ है। इसको मूव करवाए, इसको क्या करवाए, मूव करवाए। तो ये मार्कर मूव तो कर रहा है, तो मार्कर के साथ साथ इसका जो एटम है वो भी क्या करेगा, वो भी मूव करेगा। तो जब ये मूव कर रहा है तो आप ये बताइए कि ये जो दोनों एटम था, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ, ये दोनों बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस था। तो अभी यहाँ कुछ डिस्टेंस है, फिर मेजर किए कि यहाँ ये दोनों बीच कितना डिस्टेंस है, फिर मेजर किए कि ये दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है। तो जैसे जैसे मार्कर मूव कर रहा है, क्या ये दोनों पार्टिकल जो दोनों एटम था उसके बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है क्या? तो आप पाएंगे कि सॉलिड के केस में ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि एक एटम यहाँ फिक्स है तो यही होगा, एक एटम यहाँ फिक्स है तो यही होगा। इसको हम यहाँ रखें, ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, दाएं बाएं कहीं आगे पीछे कहीं भी करें, इसका एटम का जो डिस्टेंस है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर चेंज होने वाला नहीं है तो वो फिर कैसा होगा, रिजिड होगा। वो कैसा होगा, रिजिड होगा। लेकिन फ्लूइड के केस में क्या होता है कि फ्लूइड के केस में अपना कोई शेप तो है नहीं, अपना कोई शेप तो है नहीं। जब अपना कोई शेप ही नहीं है तो फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शो करेगा, नहीं करेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शो करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि अगर लिक्विड रहता तो लिक्विड को यहाँ अगर मान लो कि ये गिलास है, इस गिलास में लिक्विड भरा हुआ है, तो एक एटम्स यहाँ है और एक एटम्स यहाँ, ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन पे एकदम अपर सरफेस पे एक एटम होगा, मान लेते हैं कि एक बॉटम सरफेस पे एक एटम है, ठीक है। इसको क्या किए कि इसको अगर हम मान लो कि आगे पीछे किए तो ये भी एटम्स क्या होते हैं, हिलते डुलते हैं, हिलते डुलते हैं। तो इसका पोजीशन क्या हो रहा है कि एटम्स का पोजीशन चेंज हो जाता है। एक बार एटम्स इधर जाता है, फिर इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, मतलब पोजीशन एटम्स का क्या हो सकता है, चेंज हो जाता है। तो जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये दोनों बीच का जो एटम का डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये लिक्विड रिजिड हो सकता है क्या, लिक्विड रिजिड तो नहीं होगा। तो अगर रिजिड नहीं होगा तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ केस क्या बोलता है कि फ्लूइड के पास बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, नहीं, हाँ बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। अच्छा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, रिजिडिटी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसका हम लोग डिटेल देखे थे कि कैसे एक अगर एक क्यूबॉइड लेते हैं या क्यूब लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या किए, गैस को भर दिए। तो जब प्रेस करते हैं इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता था, ये डिक्रीज करता था, इसका वॉल्यूम क्या करता था, डिक्रीज करता था। जैसे बैलून को लेते हैं ना, तो बैलून को क्या करते हैं, बैलून को जब कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज क्या होता है, साइज छोटा हो सकता है, ठीक है। हम लोग बल्क मॉडुलस में पढ़े हुए थे कि वो किससे रिलेटेड था, वॉल्यूम से, और वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर वगैरह टर्म भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो अगर ये यहाँ ये लेक्चर देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि ये सारे चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो फ्लूइड के केस में जो तीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी थे, तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थे, रिजिडिटी नहीं। तो तीन मॉडुलस कौन कौन थे, तीन मॉडुलस निकल के आए थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग मॉडुलस, ठीक है। तो वो तीनों मॉडुलस में से सिर्फ एक मॉडुलस, वो कौन सा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फ्लूइड जो है यही प्रॉपर्टी शो करता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और बाकी दोनों प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था फ्लूइड का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो और फ्लूइड के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ टर्म देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को पढ़ते हैं तो आगे देखेंगे कि कुछ टर्म ज्यादा यूज होता है, तो हम लोग पहले उस टर्म को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म निकल के आता है थ्रस्ट,
थ्रस्ट कि थ्रस्ट क्या होती है, ठीक है। तो थ्रस्ट को समझने के लिए क्या करते हैं कि एक कंटेनर लिए, क्या लिए, एक कंटेनर लिए, ये एक कंटेनर है, ठीक है। और कंटेनर में क्या किया कि लिक्विड को भर दिए, ये क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो लिक्विड का एक पॉइंट लेते हैं, यहां का होगा, ये भी लिक्विड होगा, हाँ। लिक्विड फर्स्ट, लिक्विड एक स्टेट में है, वो स्टेट है इक्विलिब्रियम स्टेट में, किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब अभी रेस्ट पे है, किसमें है, ये जो फ्लूइड लिए है ना, ये जो लिक्विड लिए हैं, लिक्विड किसमें है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो मानते हैं कि ये एक पॉइंट से इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ फोर्स, ठीक है। इस पॉइंट को मान लीजिए, ये पॉइंट कैसा है, ओ पॉइंट, इसका कुछ भी ना, कुछ भी पी, ठीक है। तो अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो ठीक इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक इसका रिएक्शन भी होगा, ठीक है, एक इसका रिएक्शन फोर्स भी काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका रिएक्शन फोर्स किधर होगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं आर, ठीक है। तो अब यहां से देखो, ये जो ओ आर है फोर्स है, क्योंकि ये भी तो फोर्स ही था ना, इसका रिएक्शन फोर्स है, आर कैसा है, रिएक्शन फोर्स है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लो और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के लो। मान लेते हैं ये कुछ थीटा है, ठीक है, इसका कुछ भी नाम मानते हैं, पी क्यू है, और ये आर मान, कुछ और मान लो, क्योंकि आर आर सेम हो जाएगा तो फिर और थीटा, ठीक है, एम मान लो, एम, ठीक है। नाम कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या एक्स वाई जेड कर दो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स आया, रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। याद रखना कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा ना, उसको तो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस इधर है, या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलो, वाई एक्सिस इधर है, इधर, तो वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो इस आर के दो कंपोनेंट निकल के आए, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लो, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस ओ वाई को देखते हैं, ठीक है, इधर देखते हैं, एक ओ वाई क्या है, वो वाई कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो वो वाई कंपोनेंट है ना, इसका दूसरा नाम है, इसी चीज को वो वाई कंपोनेंट को ही हम लोग लिखते हैं, चूंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, हम लोग कंपोनेंट ब्रेक में देखे हुए हैं कि इसका कंपोनेंट अगर इधर एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, आर कॉस थीटा, मतलब ओ वाई इक्वल टू व्हाट, आर कॉस थीटा, इधर आता है कॉस थीटा और उधर साइन थीटा, ठीक है।
तो ओ वाई क्या आएगा, आर कॉस थीटा। अब लेते हैं हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है, इसको रब करते हैं। तो ओ जेड ओजेड कंपोनेंट, या इस कंपोनेंट को और क्या दूसरा नाम है, नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट ये दोनों सेम ही चीज है। ओजेड कंपोनेंट बोलो या नॉर्मल कंपोनेंट, या वाई एक्सिस में कंपोनेंट या वर्टिकल एक्सिस में कंपोनेंट, ये जितने भी नाम से चार नाम, वो सबका सेम ही मतलब है, ठीक है। तो नॉर्मल कंपोनेंट कितना निकल के आएगा, ओजेड, इधर कॉस थीटा होता है, इधर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये था किसमें, इसको पहले रब करते हैं, यहां तक समझ गए, ठीक है। ये लिक्विड था किस स्टेट में, ये लिक्विड तो रेस्ट में है, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो ये जो पार्टिकल यहां है, ये जो पार्टिकल यहां है, क्या ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है क्या, अगर रेस्ट में है तो मूव तो नहीं करेगा। अगर मूव नहीं करेगा तो जो ओ वाई कंपोनेंट निकला है इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा, वो मेरा जीरो होगा। मतलब चूंकि लिक्विड किस में है, रेस्ट में है, सिंस लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोलो या रेस्ट बोलो, अगर रेस्ट में है तो देयरफॉर ओ वाई कंपोनेंट इक्वल टू जीरो, क्योंकि पार्टिकल तो मूव कर ही नहीं रहा है। जब मूव नहीं करेगा तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आएगा वो निकल के क्या आएगा, जीरो। तो वाई कंपोनेंट हम लोग क्या देखे, ये जो ओ वाई कंपोनेंट था इस डायरेक्शन में, वो कितना आएगा, वो जीरो। मतलब आर कॉस थीटा क्या होगा, जीरो, ठीक है। अच्छा, आर क्या है, रिएक्टिव फोर्स, इस फोर्स का ही ना रिएक्शन था, तो फोर्स कभी जीरो यहां होगा, इस केस में तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो जब R इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि फोर्स कुछ ना कुछ तो एक्ट हो ही रहा था, और उसका रिएक्टिव फोर्स वो भी कुछ ना कुछ एक्ट होगा, तो R तो जीरो नहीं होगा, तो जीरो कौन होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। और कॉस थीटा जीरो तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहां से देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, cos 90 डिग्री, therefore थीटा इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। मतलब ये जो थीटा निकल के आया ना, वो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पे है तो इसका क्या मतलब है कि अगर फोर्स इसको ऐसे देखते हैं, अभी सिर्फ इस सरफेस को लेना है, ये सरफेस, ये जो नीचे बॉटम है, बॉटम है, यहां भी तो लिक्विड ही होगा, हर एक पॉइंट पे लिक्विड ही होगा, ठीक है। तो इस केस में फोर्स अगर इधर एक्ट हो रहा है तो इसका रिएक्टिव फोर्स किधर होगा, इधर, आर इधर होगा, एफ इधर होगा, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस एक्सिस में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या टेंजेंशियल एक्सिस में दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अभी तो निकल के आया थीटा कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे इस वेसल्स का जो बॉटम सरफेस है, उस केस में लिक्विड क्या, लिक्विड फोर्स कैसा अप्लाई करेगा, लिक्विड परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, क्योंकि 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट पे, यहां भी, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो फोर्स, ठीक है, इसको रब करते हैं, तो यहां से थ्रस्ट का डेफिनेशन निकल के आता है,
यहां से थ्रस्ट का डेफिनेशन निकल के आता है, ठीक है। तो थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या निकल के आता है? इस डायग्राम से एक चीज का कंक्लूजन तो हम लोग निकाल लिए थे कि यह लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड ऑलवेज exert force perpendicular, a liquid always exert force perpendicular to the surface of a container at every point। उस कंटेनर का हर एक पॉइंट पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा लिक्विड वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थ्रस्ट का डेफिनेशन यहां से निकल के यही आता है, इसको रब कर दे। ये कहां से निकल के आया? वो ठीक वही कंटेनर से निकल के आया, ठीक है। The total force exerted by the liquid या fluid, the total force exerted by the liquid या fluids perpendicularly to the surface of any contact with it, ठीक है, is known as thrust। मतलब टोटल फोर्स जो एक्सर्ट करेगा आप तो लिक्विड नहीं तो फ्लूइड, ठीक है, और वो भी कैसा? परपेंडिकुलरली, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, जो सरफेस पे कांटेक्ट पे होगा तो उस सरफेस के कांटेक्ट में जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। जैसे हम लोग क्या देखे कि हम लोग लिक्विड का केस अभी जो देखे, ठीक है, ये जो लिक्विड का केस देखे इसमें था कि इस पॉइंट पे भी ये जो सरफेस है इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, ठीक है, इधर भी एक्ट करेगा, इधर भी एक्ट करेगा, इधर भी एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो सरफेस इसके कांटेक्ट में है, लिक्विड के कांटेक्ट में है, वो सारे सरफेस में क्या होगा? उस सारे सरफेस पे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो फोर्स जो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है उस फोर्स को क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद निकल के आता है प्रेशर। तो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या चीज? तो अब नया टर्म निकल के आता है कौन सा? प्रेशर। तो प्रेशर किसको कहते हैं? ठीक है। तो एक ये देखो कि सीट, मान लीजिए कि ये क्या लिए है? सीट लिए हुए, ठीक है। उस पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये उसका क्या है? ये पोर्शन क्या है? एरिया है। जैसे ये पूरा बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड क्या है? एक सीट है, मान लेते हैं कि ये बोर्ड क्या है? सीट है। और इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बोर्ड का क्या होगा? ये बोर्ड का एरिया होगा, और इस एरिया पर हम लोग क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग on a particular
पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर किसको कहते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया पे जो भी नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा उसको क्या कहेंगे, उसको प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो यहां से प्रेशर क्या निकल के आएगा, इसको रब करते हैं। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रेशर इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। नॉर्मल फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कुछ देर पहले हम लोग थ्रस्ट पढ़े थे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, तो थ्रस्ट बाय एरिया के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नॉर्मल फोर्स है या थ्रस्ट है तो फोर्स ही तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, नॉर्मल फोर्स हो या थ्रस्ट हो, लेकिन है तो फोर्स ही, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रेशर को मान लो P से डिनोट करते हैं, तो फोर्स F बाय। अच्छा इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है, इस रिलेशन से ये समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फोर्स को बढ़ाएंगे, फोर्स को क्या करेंगे, अगर फोर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मेरा प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फोर्स को घटाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्रेशर ए के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब P 1/A के फॉर्म में है। ठीक है, या इसको अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे मेरा एरिया बढ़ेगा, इसको दिमाग में बैठाना, जैसे जैसे एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे एरिया मेरा घटेगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे एरिया क्या होगा, घटेगा, वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है। ठीक है, ये दोनों चीज को दिमाग में रखना, इसका बहुत सारा हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे आगे। ठीक है, यहां से कुछ और चीज देखते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अच्छा यहां से बताओ कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, मतलब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये चीज। या इस चीज को, इसका ऐसा यूनिट जो है उसको पास्कल भी बोलते हैं। क्या, रास्कल नहीं, पास्कल, साइंटिस्ट का नाम था पास्कल। तो इसको पीए से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, पीए से। ठीक है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, अच्छा ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, इसको रब करते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। ठीक है, तो ये तुम्हारा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रेशर का यूनिट और डायमेंशन को देखते हैं।
अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? अगर हम लोग यूनिट को देख रहे हैं तो यूनिट के केस में हम लोग जानते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर का निकल के आया। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कुछ और भी यूनिट है जिसको दिमाग में रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे 1 पास्कल, ये क्या है? पीए क्या है? पीए है, ये जो पीए यहां दिख रहा है, पीए क्या है? पास्कल है, रास्कल नहीं, पास्कल, जिसको पीए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट है। कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या है? पास्कल, या ये भी ऐसा यूनिट है। क्या है? ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो सेम चीज है। ठीक है, लेकिन कुछ और यूनिट यूज होता है, जैसे 1 बार। 1 बार इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो 1 बार वगैरह यूज होता है जब वेदरिंग वगैरह पढ़ते हैं ना, या मेट्रियोलॉजी में। ठीक है, मौसम विभाग वाला जो है वो जनरली बार वगैरह यूनिट को यूज करते हैं प्रेशर के लिए। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1 बार इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, 1 एटीएम, ये एटीएम वो मशीन पैसा निकालने वाला नहीं है। इस एटीएम का क्या मतलब? इसको मिटाते हैं। ये जो एटीएम यहां है, एटीएम, इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लेकिन सिंपल सा इतना समझ लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, वो प्रेशर वेदर जब वेदरिंग है तो उस केस में क्या होगा? जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटीएम। 1 एटीएम, तो 1 एटीएम इक्वल टू कितना प्रेशर होता है? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये वैल्यू दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉमरिकल्स वगैरह जब हम लोग बनाएंगे तो इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसी चीज का रिलेशन देखो कि 1 एटीएम जो है वो 1.01 बार के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से भी हम लोग देखें, यहां से भी देखें, दोनों को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ ये, जैसे ऐसे देखो कि 1 एटीएम इक्वल टू कितना है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। 3 को अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, और 1 बार इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 5, यही ना है पास्कल। ये भी पास्कल, तो ये यहां से क्या होगा? कट जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं ना 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 इंटू 1 बार। ठीक है, मतलब 1 एटीएम कितना आएगा? 1.01 बार। ठीक है, जब ये टॉर्क के फॉर्म में लिखते हैं, TO टॉर्क के फॉर्म में, ये कितना होता है? 760 टॉर्क। मतलब एक एटमॉस्फेयर जो है वो 760 टॉर्क के बराबर होगा। 760 टॉर्क के बराबर। बेसिकली टॉर्क वगैरह हम लोग आगे देखेंगे। ये Hg का मतलब होता है मरकरी। यहाँ क्या है? मरकरी। प्रेशर वगैरह को मेजर करने में हम लोग मरकरी का जब यूज करते हैं तो उस मरकरी के केस में जो प्रेशर निकल के आता है वो एक एटमॉस्फेयर में कितना निकल के आता है? 760 टॉर्क। ठीक है, ये कुछ प्रेशर का यूनिट था जिसका वैल्यू डायरेक्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1 बार है तो 10 टू द पावर 5 पास्कल होगा। 1 एटीएम है तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होगा। 1 बार है तो 1 एटीएम है तो 1 एटीएम 1.01 बार के इक्वल होगा।
1 एटीएम जो है अगर टॉर में रिलेशन दिया हुआ तो यहाँ टॉर लिखना पड़ेगा कि 760 टॉर के इक्वल है, या ये दोनों के बीच रिलेशन भी हो सकता है। वो न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड करता है कि रिलेशन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट था। अब हम लोग इसका डायमेंशन देखते हैं, ठीक है। इसको रब करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? डायमेंशन के लिए देखना पड़ेगा कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन हम लोग पढ़े में बहुत बार पढ़े, mlt-2, एरिया का एल स्क्वायर। तो इस चीज को अगर एल को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा? mlt-2 l-2, ठीक है। ये क्या आएगा? ml 1-2 t-2, ये तो इसका पावर 1 है, ये मल्टीप्लाई में वही बन रहा है। a का पावर m इंटू a का पावर n, क्लास 8 में क्या पढ़ेंगे? a का पावर m-n, अगर बेस सेम है तो यहाँ भी l यहाँ भी l, ठीक है। बेस तो सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ये ऐड होगा तो ऐड हो गया 1 और इसका -2 तो -2, ठीक है। यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा ml -1 t-2, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू प्रेशर क्या होगा? प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-2। तो ये चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू।